हेलो बच्चों, की हाल चाल। गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे पार्ट थर्ड की अमाइंस के। तो पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अमाइंस की। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस में सबसे पहली बात तीन ही पॉइंट आएंगे। तीन में से दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा फिजिकल स्टेट। तो जब आप अमाइंस के फिजिकल स्टेट के बारे में बात करोगे तो ये बात ध्यान रखना, दो तरीके के अमाइंस हो सकते हैं हमारे पास, एलिफेटिक या एरोमेटिक। हालांकि अमाइंस तो थ्री टाइप्स के पढ़े हैं हमने, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। तो फिजिकल स्टेट में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि या तो एलिफेटिक अमाइन होगा या एरोमेटिक होगा। अगर आप एनिलीन की बात करें तो एनिलीन जो है, आपने लैब में देखी होगी, एनिलीन जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है। और एनिलीन को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दोगे या एनिलीन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कलर डेवलप कर लेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला पॉइंट है आपका फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट में इस बात को ध्यान रखना है कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं जिनके पास लेस देन 3 कार्बन एटम्स होंगे, लेस देन 3 का मतलब हो गया या तो वो मीथेन अमाइन होगा या वो ईथेन अमाइन होगा या फिर वो प्रोपेन अमाइन होगा। तो मीथेन, ईथेन और प्रोपेन अमाइन कैसे होते हैं? कलरलेस तो होंगे ही होंगे। फिशरी ऑर्डर होता है, फिशी ऑर्डर होता है, और साथ ही वो जो है वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो एलिफेटिक अमाइंस विथ 3 कार्बन एटम्स विल बी फिशरी ऑर्डर एंड दे विल शो वेरी बैड स्मेल एंड they will have the gaseous state, they will present in the gaseous state, and if you will go towards more than 3 carbon atom then they will be present in the liquid state. बात करी जाए एनिलीन की तो मैंने बताया कि एनिलीन कलरलेस होता है और एनिलीन अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो कलर डेवलप कर लेगा। एनिलीन की खास बात यह है कि एनिलीन कलरलेस होगा और ऑक्सीडाइज होने पर कलर डेवलप कर लेता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड बात हम करेंगे सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना तो यहाँ पर दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में एक बात ध्यान रखना, एक ही बॉन्डिंग है जो अमाइंस और एल्कोहल में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाएगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए ही बने हुए हैं। बेचारे नाइट्रोजन की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, या तुम फ्लोरीन की बात कर लो। तो यहाँ पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर मैं करूँगा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं एल्कोहल से कंपेयर करूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या C2H5NH2 का। तो आपको क्या लगता है कि C2H5OH का ही ज़्यादा होने वाला है? पूछो क्यों? क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और O पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होने वाली है? ज़्यादा हुआ करती है। वहीं अगर मैं अमाइन का कंपेरिजन करूँगा तो अमाइंस हमारे पास 3 वेराइटी अवेलेबल है। या तो 1 डिग्री अमाइन होने वाला है, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मूला RNH2 होता है, या 2 डिग्री अमाइन होने वाला है, या फिर 3 डिग्री अमाइन होने वाला है। तो जब आप 1 डिग्री अमाइन की बात करो या आप 2 डिग्री अमाइन की बात करो या आप 3 की बात करो, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है वो हुआ करता है हमारा 1 डिग्री अमाइन का। और 1 डिग्री अमाइन के बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है? 2 डिग्री अमाइन का। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ करता है? 3 डिग्री अमाइन का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर को याद रख लीजिए, यहीं से ही क्वेश्चन बन जाता है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है या क्या नाम है 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, या 2 डिग्री का ज़्यादा होगा, या 3 डिग्री का ज़्यादा होगा। ठीक है। बहुत आराम से फोकस के साथ आराम से देखते रहें कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है। आंसर क्या होगा आपका? एल्कोहल का ज़्यादा होगा। और एल्कोहल के बाद 1 डिग्री अमाइन का ज़्यादा होगा। और 1 डिग्री के बाद किसका ज़्यादा हुआ करता है? 2 डिग्री का। और 2 के बाद किसका हुआ करता है? 3 डिग्री का। अच्छा, 3 की स्पेशलिटी ये है कि अगर आप 3 डिग्री अमाइन की बात करोगे तो 3 डिग्री अमाइन के पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं होगा। इन 3 डिग्री अमाइन नाइट्रोजन डजंट हैव एनी हाइड्रोजन एटम। तो जब 3 डिग्री अमाइन के पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं होगा तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है? तो देखिए 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ करता है। 1 डिग्री के बाद किसका हुआ करता है? 2 डिग्री का। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा 3 डिग्री। अरे एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो एक ही रीज़न की वजह से ज़्यादा है ना। कौन से बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दूसरी बात, अगर मैं आपसे सॉलिबिलिटी की बात करूं, अच्छा मैं अभी हाइड्रोजन बॉन्ड को और एलेबरेट कर देता हूं कि कहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। सॉलिबिलिटी की बात करी जाएगी तो सॉलिबिलिटी में हमेशा याद रखना, अगर वाटर की सॉलिबिलिटी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिलेशन आ ही जाएगा। अगर वाटर में कोई कंपाउंड सॉल्युबल है तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही बनाएगा, अदरवाइज हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्व हो ही जाती है। अगर मैं 1 डिग्री अमाइन की बात करूं तो आप देख सकते हो, देखो C2H5NH2,
मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, N के पास कितने हाइड्रोजन एटम्स है 1 डिग्री अमाइन में? 2 हाइड्रोजन एटम है। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम है तो बॉन्डिंग यहीं से ही बनती है। देखिए बॉन्डिंग यही बनाएगा, और ये डॉट वाली जो बॉन्डिंग है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। यहाँ पर भी H के साथ जो बॉन्डिंग बनेगी ना, वो डॉट वाली है, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। तो आप देख लीजिए कि 1 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हुआ करती है? 2 हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अमाइन की, तो 2 डिग्री अमाइन के पास कितने हाइड्रोजन एटम हुआ करते हैं? केवल एक ही हाइड्रोजन एटम हुआ करता है। यानी सॉलिबिलिटी के मामले में सबसे आगे निकल गया हमारा कौन सा अमाइन? कौन सा अमाइन आगे निकल गया? 1 डिग्री अमाइन। बहुत बढ़िया। देखिए 1 डिग्री अमाइन ही आगे निकल गया सॉलिबिलिटी में भी। उसके बाद कौन सा अमाइन हो गया? 2 डिग्री हो गया। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। अरे एल्कोहल आ गया तो फिर से एल्कोहल की सॉलिबिलिटी क्या हुआ करती है? ज़्यादा हुआ करती है ना। आराम से देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, मज़े से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश कर ली। यहाँ पर सॉलिबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिलेट कर देना और बता देना कि भैया 1 डिग्री अमाइन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हुआ करती है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। कोई पूछे एल्कोहल सॉल्युबल होता है नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है बेटा सॉल्युबल। और किसी काबिल बच्चे ने अगर पूछ लिया एनिलीन सॉल्युबल होगा नहीं होगा, तो बता देना कि एनिलीन में जो बेंजीन वाला जो पार्ट है या फिनाइल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक हुआ करता है। तो एनिलीन जो है ना वो बेटा सॉल्युबल नहीं हुआ करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब थोड़ी बात कर ली जाए भैया केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अमाइन का फॉर्मूला RnH2 होता है ना, या ArNH2 होगा। तो ये जो अमाइंस है ना बड़े स्पेशल नेचर रखते हैं। एक तो ये अपने आप में जो है वो लुईस बेस है। भैया अमाइन लुईस बेस क्यों होता है? अमाइन का लुईस बेस इसलिए होता है क्योंकि अमाइन लोन पेयर डोनेट कर देता है। देखिए लुईस बेस याद रखिएगा, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं ना, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग लुईस बेस। तो अमाइंस लुईस बेस हुआ करते हैं क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट किया करते हैं। दूसरी बात, अमाइंस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। आपसे पूछा जाए कि अमाइंस बेसिक नेचर क्यों रखते हैं, तो 2 नेचर मतलब 2 रीज़न हो गए। एक तो अमाइंस जो है वो किसी भी एसिड के साथ मिलकर के, खासतौर से HCl के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? सॉल्ट बना देगा। क्योंकि ये एसिड हुआ करता है, तो देखिए एसिड जो है वो एचाइन डोनेट किया करता है। इन्होंने एचाइन डोनेट कर दिया, इन्होंने एचाइन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बता सकते हो कि HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? देखो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, सॉल्ट बनाएगा ना। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन रिंग पर NH2Cl। NH2 तो पहले से ही था, अब एचाइन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो क्या बन जाएगा? NH3Cl। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट है। तो अमाइन बेस क्यों हुआ करता है? बिकॉज अमाइन विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट, एंड अमाइन ऑल्सो एक्ट एज लुईस बेस बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। अगर मैं 3 डिग्री अमाइन ले लूँ तो वो भी एसिड और बेस रिएक्शन शो करेगा। क्यों करेगा? ये है बेस और ये है एसिड। एसिड बेस के साथ मिलकर के सॉल्ट बनाएगा। अच्छा, सारी एसिड बेस रिएक्शन में वाटर नहीं बनता है, ज़रूरी थोड़ी है कि सब में H और OH आयन इन्वॉल्व हो। अरेनियस का कॉन्सेप्ट इसी वजह से ही तो फेल हुआ था, तभी तो लुईस आए थे, इसीलिए तो हम लुईस बेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर भी क्या हुआ करता है बेटा? C2H5 का होल थ्राइज NCl, NHCl बन जाएगा। Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, NH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर एंड इट ऑल्सो हैविंग अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट। अब एक और स्पेशलिटी देखो अमाइन की रिएक्शन अगर मैं किसी भी एसिड के साथ करा रहा हूँ तो सॉल्ट बना ही रहा है। अगर मैं अमाइन की रिएक्शन कराऊँ वाटर के साथ तब क्या होगा? और ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनाए हैं, क्या मैं इसको वापस से अमाइन में बदल सकता हूँ? अगर आप ये सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट ले रहे हो ना, देखो मैं एक सब्स्टिट्यूटेड सॉल्ट आपको लेके दिखाता हूँ, C2H5NH3Cl। ये एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर आप इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराओगे, किसी भी बेस के साथ करा दो, एल्कली के साथ करा दो, तो आपको वापस से प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। यानी यहाँ पर NaCl एलिमिनेट हुआ करता है, यहाँ से H आयन OH के साथ मिलकर के एलिमिनेट होगा, वाटर बनाएगा, H OH के साथ मिलकर के वाटर बनाएगा, NaCl एलिमिनेट हो गया और C2H5NH2 बन जाएगा। यानी C2H5NH2 कौन सा अमाइन बन गया? आपको वापस से 1 डिग्री अमाइन मिल गया, साथ ही आपको NaCl मिल जाएगा, साथ ही आपको वाटर मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कैरेक्टर की बातें थी और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन के बारे में और अमाइन की रिएक्शन कराने वाले हम वाटर के साथ।
देखिए अमाइन की रिएक्शन जब भी वाटर के साथ होगी तो आपका वाटर एच आयन डोनेट करेगा, वाटर एसिड है, और RnH2 एक बेस है। तो RnH2 की रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी तो वाटर ने अपना एच आयन डोनेट कर दिया, RnH3 पॉजिटिव हो जाएगा और OH नेगेटिव हो जाएगा। हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जब अप्लाई करेंगे तो K का फॉर्मूला क्या होने वाला है यहाँ पर, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है RnH3 पॉजिटिव और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है OH नेगेटिव, और अपॉन में क्या हो जाएगा RnH2, और साथ ही साथ वाटर भी होगा। हालांकि वाटर यहाँ पर कैसा एक्सिस है, वाटर यहाँ पर एक्सिस में है। वाटर जब भी यहाँ पर एक्सिस में होगा तो क्या होने वाला है बेटा, वाटर जब भी यहाँ पर एक्सिस में होगा ना तो वाटर की कंसंट्रेशन को हम 1 मान लिया करते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन को हम लोग 1 मान लिया करते हैं। तो K इंटू H2O विल बी इक्वल टू RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RnH2। तो यहाँ पर हमने वाटर की कंसंट्रेशन को बेटा 1 मान लिया करते हैं। याद रखिएगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दिया, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वाटर को मल्टीप्लाई मिलेगा, वाटर विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हुआ करता है जो कि हो जाएगा Kb, एंड Kb विल बी इक्वल टू RnH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव अपॉन RnH2। यही हुआ करता है ना, यही हुआ करता है ना Kb का एक फॉर्मूला हुआ करता है। क्या फॉर्मूला हुआ करता है बेटा, Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb, यानी कि जैसे pH का फॉर्मूला था सेम Pkb का फॉर्मूला होगा। अगर आप Kb की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, Kb की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, हायर द वैल्यू ऑफ Kb की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी Pkb की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb, बेटा Pkb की वैल्यू छोटी हो गई, बेस बढ़िया हो जाएगा, बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा, बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता है। अगर आपकी Kb की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो Pkb की वैल्यू बेटा कम होती जाएगी और बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, यानी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। तो बेस बेटा तभी स्ट्रांग हो पाएगा जब उसकी Pkb वैल्यू कैसी होगी, लो होगी। एनिलीन की Pkb वैल्यू हाई होती है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, Pkb ऑफ एनिलीन इज हाई, व्हाई इज इट सो, व्हाई Pkb ऑफ एनिलीन इज हाई। इसका मतलब अगर एनिलीन की Pkb वैल्यू हाई है तो बेटा क्या मतलब है इसका, मैं जानना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई पीछे से बच्चों ने। बच्चे कह रहे हैं सर एनिलीन की Pkb वैल्यू हाई है तो इसका मतलब एनिलीन वीक बेस होगा, इसका मतलब एनिलीन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, इसका मतलब एनिलीन वीक बेस हुआ करता है। अब एनिलीन अगर वीक बेस हुआ करता है तो एनिलीन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा इजीली, इसी वजह से एनिलीन की Pkb वैल्यू हाई होती है। ठीक है, टॉपिक समझ गए होंगे आप। और अमोनिया की Pkb वैल्यू 4.75 अप्रॉक्सीमेटली होती है। ठीक है, तो जिसकी Pkb वैल्यू हाई होगी वो वीक बेस होगा और जिसकी Pkb वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, हेलो बच्चों, आ गए हम लोग, फिर से बात करेंगे स्ट्रक्चरल बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमाइंस। यानी इस बार हम बात करने जा रहे हैं भैया कि अमाइन में कौन सा अमाइन बेसिक होगा। कितने टाइप्स के अमाइन पढ़े हम लोगों ने, 3 टाइप्स के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एलिफेटिक भी पढ़ा, एरोमेटिक भी पढ़ा। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन से अमाइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं बेस में। एलिफेटिक अमाइंस बढ़िया बेस होगा या एरोमेटिक अमाइंस बढ़िया बेस होगा। तो बेटा एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया की बात की जाएगी तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एलिफेटिक अमाइंस कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के हो गए। एक हो गया 1 डिग्री अमाइन RnH2, 2 डिग्री अमाइन हो गया R2NH और 3 डिग्री अमाइन हो गया R3N। और अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 होता ही है। तो यहाँ पर बेटा इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतनी ही बेसिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे नाइट्रोजन पर। An electron releasing group will increase the electron density on nitrogen atom and thus the lone pair will be easily available for donation। यानी जितने मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जितने रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा हुआ करती है जितने ज़्यादा रिलीजिंग ग्रुप हुआ करते हैं। सबसे ज़्यादा रिलीजिंग ग्रुप बेटा 3 डिग्री अमाइन की तरफ हुआ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसके पास होगी, 3 डिग्री अमाइन के पास होगी।
तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में बेटा सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो वेरी गुड आंसर है 3 डिग्री अमाइंस। उसके बाद आंसर क्या होगा बेटा, 3 डिग्री के बाद होगा 2 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री के बाद होगा 1 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो जितने रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप the basicity will be increases because electron density on nitrogen atom also increases and it will make the lone pair will be easily available for the donation। तो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में सबसे बढ़िया बेसिक 3 डिग्री अमाइन हुआ करता है। एक तो बल्की ग्रुप होने की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से, और सबसे ज़्यादा पुअर बेस यहाँ पर अभी फिलहाल कौन सा हुआ करता है बेटा, NH3। NH3 की जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और यहाँ पर जो पुअरेस्ट बेस होगा वो होगा 1 डिग्री। क्या ये ऑर्डर सही लिखा है मैंने, क्या ये ऑर्डर सही लिखा है मैंने बेसिसिटी का? बेसिसिटी के मामले में सबसे आगे हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 डिग्री की। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा, 2 डिग्री की। उसके बाद में किसकी बात करेंगे, 1 डिग्री की। हाँ, ये ऑर्डर तब ठीक था जब हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में और सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डिग्री में। तो बेसिसिटी में सबसे आगे कौन होगा बेटा, 3 डिग्री अमाइन होगा। क्यों होगा बेटा 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ करता है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो इस बात को याद रखना है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है इन कौन सा फेज लिखा हुआ है, 100% यहीं से ही आएगा पेपर में। गैस फेज में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ करता है, 3 डिग्री। सबसे बेकार बेस कौन हुआ करता है, 1 डिग्री। और अमोनिया बेस वीक हुआ करता है बेटा, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या नाम है, गैस फेज की हमने बात की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्वस फेज की, इन एक्वस फेज हाउ यू कैन शो द वेरिएशन इन द बेसिसिटी, बट इन एक्वस फेज द बेसिसिटी विल बी डिपेंडिंग अपॉन द 3 फैक्टर। देखिए बेसिसिटी एक्वस फेज में 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन इफेक्ट, इस बात को याद रखना है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर होगा सॉल्वेशन इफेक्ट, इस बात पर डिपेंड करेगी एक्वस फेज में, क्योंकि गैस फेज में तो नॉर्मली 3 डिग्री बेटा सबसे अच्छा हो गया, 1 डिग्री से अच्छा 2 डिग्री, 2 डिग्री से अच्छा 3 डिग्री, और खराब हो गया अमोनिया हमारा। ठीक है, तो एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया में कौन जीता, कौन जीतेगा, एलिफेटिक अमाइन जीतेगा। कौन सा एलिफेटिक अमाइन जीतेगा बेटा, एलिफेटिक अमाइन में भी 3 डिग्री अमाइन जीत गया, यानी 3 डिग्री अमाइन गैस फेज में सबसे बढ़िया बेस हो गया। वहीं एक्वस फेज की बात की जाए तो सबसे पहला इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करेगा, दूसरा इफेक्ट करेगा तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट, और तीसरा हो जाएगा तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्टेरिक इफेक्ट। ड्यू टू दीज 3 फैक्टर और ड्यू टू द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस द एक्वस फेज बेसिसिटी ऑर्डर विल बी चेंजेस। और एक्वस फेज का जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो क्या होने वाला है, देखो एक्वस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन जीता, 1 डिग्री, फिर कौन आया 2 डिग्री, फिर कौन आया 3 डिग्री। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं यानी प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो क्या करता है 3 डिग्री, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। देखिए प्लस आई इफेक्ट बल्कि ग्रुप पर डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस एक ऐसा फैक्टर है जो बल्कि ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो एक्वस फेज में बेटा इस बात को याद रखना है, इन तीनों फैक्टर को देखते हुए हम 1 डिग्री अमाइन की बेसिसिटी को अच्छा बताएंगे या बुरा बताएंगे। ये सारे फैक्टर ऐड करने के बाद आप इस बात को याद रखिएगा कि CH3 वाले ग्रुप में अगर किसी पास मिथाइल वाला अमाइन है तो बेटा मिथाइल वाले अमाइन में 2 डिग्री अमाइन अच्छा हो जाएगा। 2 डिग्री के बाद बेटा 1 डिग्री आएगा और 1 डिग्री के बाद आएगा 3 डिग्री, यानी सबसे अच्छा अमाइन बेटा कौन सा हुआ करता है, 2 डिग्री। उसके बाद कौन सा हुआ करता है, 1 डिग्री, और उसके बाद कौन सा हुआ करता है, 3 डिग्री, और लास्ट में आपका अमोनिया आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्वस फेज में ये 3 फैक्टर इफेक्ट करेंगे। 213 नंबर याद रखना, 213 यानी 2 डिग्री अमाइन ज़्यादा बेसिक हुआ करता है। और अगर मैं बात करूँ C2H5 वाले ग्रुप की, यानी C2H5 वाले ग्रुप में बेटा कौन सा अमाइन ज़्यादा बेसिक हुआ करता है। देखिए C2H5 वाले ग्रुप में बल्कि ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इन्फ्लुएंस के कंपैरिजन में। तो बल्कि ग्रुप का जब इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो बेटा अभी तो 213 था, अब हो जाएगा 231, 231, यानी 2 डिग्री अमाइन अब भी अच्छा है। बल्कि ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा काम करेगा। उसके बाद हो जाएगा 1 डिग्री, 231। अमोनिया अभी भी पुअर हुआ करता है। तो
बहुत ध्यान से देख लें, बहुत फोकस के साथ देख लें। फिर हम लोग एरोमेटिक अमाइन और अमोनिया की बात करेंगे यहीं पर ही, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन और अमोनिया की बात करेंगे और देखते हैं दंगल कौन जीतेगा। फिलहाल गैस फेज में दंगल कौन जीता है बेटा? गैस फेज में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री की पहचान R3N, 2 डिग्री की पहचान R2NH, 1 डिग्री RNH2। एक्वस फेज में 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ओवरऑल इफेक्ट देखा जाएगा तो CS3 वाले ग्रुप में, CS3 ग्रुप में 213 और C2H5 वाला ग्रुप है तो 231 का ऑर्डर याद रखना। इसके बाद आएगा आपका अमोनिया, ठीक है। अब उसके बाद अमोनिया आएगा। एरोमेटिक अमाइंस की बात कर रही है, अब हमें बात करनी है एरोमेटिक अमाइंस की और अमोनिया की। तो बेटा एरोमेटिक अमाइंस और अमोनिया में दूसरा मैच हो रहा है और इस मैच में हम देख रहे हैं एरोमेटिक अमाइंस बहुत कोशिश कर रहा है कि भैया मैं किसी तरीके से जीत जाऊं, लेकिन एरोमेटिक अमाइंस और अमोनिया में कौन जीत पाएगा, इस बात को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा दंगल पार्ट 3। दंगल पार्ट 3 मत देखिए, फिलहाल मेरी वीडियो देखिए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करते रहें और मेरे साथ बने रहें। तो एनिलीन एरोमेटिक अमाइन होता है बेटा, और एनिलीन जो है वो वीक बेस क्यों होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसका आंसर कैसे मिलेगा हमें? देखिए एनिलीन में यहाँ पर आपको +R इफेक्ट देखने को मिलेगा या +M इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेटा लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए। लोन पेयर कहाँ चला गया? रेजोनेंस में चला गया। जब एनिलीन का लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए तो एनिलीन कैसा बेस हो जाएगा? वीक बेस। तो मैं आपसे कहूँ कि एरोमेटिक अमाइन वीक बेस क्यों होते हैं या एनिलीन की पीकेबी वैल्यू हाई क्यों होती है? तो बेटा एक ही रीज़न है एनिलीन की पीकेबी वैल्यू हाई होने का, बिकॉज एनिलीन इज अ वीक बेस and the lone pair doesn't available for the donation it will be involved in the resonance। यहाँ पर रेजोनेंस में बेटा इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि सिंगल बॉन्ड की जगह कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और बारी बारी से हमें तीनों बॉन्ड रेजोनेंस के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। काफी डिटेल में हम बात कर चुके हैं इसकी। एक बार इस वाले बॉन्ड को हम तोड़ देंगे बेटा। इस बात को याद रखना है कि एनिलीन जो है वो आपका वीक बेस क्यों होता है? एनिलीन आपका वीक बेस एक ही रीजन की वजह से होता है, क्योंकि एनिलीन में बेटा लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होते हैं डोनेशन के लिए। एनिलीन में लोन पेयर नहीं होते हैं डोनेशन के लिए अवेलेबल, क्योंकि एनिलीन बेटा रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। इन एनिलीन रेजोनेंस इज प्रेजेंट। देख रहे हो ना आप रेजोनेंस की कितने डायग्राम बन रहे हैं। तो एनिलीन का बेटा वीक बेस होने का रीजन ही है कि यही है कि एनिलीन का लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए। एरोमेटिक अमाइंस आर वीक बेस एज कंपेयर टू द एलिफेटिक अमाइन, बिकॉज इन एरोमेटिक अमाइन विड्रॉइंग ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट। विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होता है डोनेशन के लिए। तो बेटा इस बात को याद रखिएगा, एरोमेटिक अमाइंस आर वीक बेस एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइंस बिकॉज lone pair is not available for the donation and NH2 is directly conjugate with the benzene ring। तो इसी वजह से एनिलीन वीक बेस होगा। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया बेस कौन सा हुआ करता है बेटा? अगर मैं गैस फेज की बात करूं तो बेटा सबसे ज़्यादा बढ़िया बेस हुआ करता है C2H5 का होल थ्राइज N। उसके बाद बेटा हुआ करता है 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। सबसे ज़्यादा बढ़िया बेस 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उसके बाद आया करता है 1 डिग्री और सबसे बाद में आया करता है अमोनिया। और अमोनिया से भी वीक बेस कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है? एनिलीन। तो गैस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात 3, 2, 1 अमोनिया एंड देन एनिलीन। एनिलीन सबसे बेकार बेस होगा। अगर मैं एक्वस फेज की बात करूंगा, एक्वस फेज में अगर मैं CS3 वाले ग्रुप की बात करूं बेटा, तो CS3 वाले ग्रुप में सबसे बढ़िया 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया और सबसे बुरा होता है एनिलीन। एनिलीन इज द वीक बेस बिकॉज इट डजंट डोनेट लोन पेयर इजीली। C2H5 वाले ग्रुप में क्या होने वाला है? सबसे पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एक्वस फेस होगा तभी होगा, अदरवाइज तो 3 डिग्री सबसे बढ़िया है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आएगा अमोनिया, लास्ट में आएगा एनिलीन। एनिलीन इज द वीक बेस। ठीक है जी, देख लीजिए फोकस के साथ। स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए
और पार्ट 4 के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।